वन द स्मार्ट स्कॉलर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में, जहाँ पे इन्वायरमेंट सिलेबस रहता है, नॉइज पोल्यूशन सिलेबस का पार्ट रहता है, वहां पे ये क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमें पूछना चाहता है, what is the standard unit to measure the intensity of sound? मतलब जो साउंड होता है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है, स्टैंडर्ड, इसको ऐसा यूनिट भी कह सकते हो आप, वहां पे तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा डेसिबल, डीबी। जैसे आप सुनते हो कि 5 डीबी, 10 डीबी, 20 डीबी, तो वो किसको रिप्रेजेंट करना चाहता है? बेसिकली साउंड को रिप्रेजेंट करना चाहता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which instrument is primarily used to measure the environmental noise pollution? नॉइज पोल्यूशन को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऐसे में आप ध्यान रखें, साउंड लेवल जो मीटर है वो एक डिवाइस होती है जो हमें डीबी की फॉर्म में नॉइज को मेजर करती है, साउंड को मेजर करती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करती है। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास होने वाला है, at what decibel at what decibel does sound typically becomes physically painful to the human ear? मतलब कितना डीबी साउंड जो है एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है? तो ऐसे में आप ध्यान रखें, 120 डीबी जो है वो पेनफुल साउंड के तौर पे मेजर किया गया है, जिसको स्टडी किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, the threshold of hearing for a healthy young human is generally considered. अगर हम बात करें थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, थ्रेशोल्ड का मतलब बेसिकली कहा जाता है कि एक यंग ह्यूमन बीइंग के लिए कितने रेस्पेक्ट में इसको मेजर किया जाए। तो ऐसे में आप ध्यान रखें, 0 डीबी को कहा गया थ्रेशोल्ड का मतलब। एक तरीके से आप कह सकते हो कि बहुत मिनिमम जो साउंड है, जो बीरेबल है, जिसमें कोई किसी भी तरह के आपको चेंजेस बॉडी के अंदर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, कोई भी साउंड की वजह से जो बॉडी है वो हार्म नहीं हो रही है। नेक्स्ट वन है, नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड एज, नॉइज पोल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड, मतलब जो साउंड हम चाहते भी नहीं और बहुत हमें बार बार परेशान करने का काम करता है, उसको कहा गया बेसिकली नॉइज पोल्यूशन। मतलब इट इज ए काइंड ऑफ ए पोल्यूशन विच इज unbearable for the body as well as the undesirable and unwanted sound created by any device। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट वन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग logarithmic स्केल इज यूज्ड फॉर साउंड मेजरमेंट? तो अभी हमने बात की थी कि यूनिट क्या होती है, डेसिबल। तो ऐसे में जो यहाँ पे स्केल काम में लिया जाता है वो भी कौन सा आपको देखने को मिलता है? डेसिबल जो स्केल है, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा अपना ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे में आप ध्यान रखें कि बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट वन आंसर। नेक्स्ट वन आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, which one of the following is considered the biggest contributor to the noise pollution in urban areas? जो अर्बन एरियाज हैं उनमें जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है वो कौन हो पाता है? अगर हम इसमें बात करें, जैसे जो व्हीकल्स के द्वारा साउंड क्रिएट किया जाता है, उसको आप कह सकते हो कि अर्बन सिटीज के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर एक जो मेजर नॉइज का पार्ट है वो उसके द्वारा निभाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन जो हम सेलेक्ट आउट करें तो रोड ट्रैफिक जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्रियल नॉइज इज मेनली कॉस्ट, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर बात होगी तो सिंपल सी बात है, मशीनरी वहां पे होती है और वो मशीनरी की वजह से क्या हो पाता है, पोल्यूशन क्रिएट हो पाता है। और टर्बाइंस का मतलब साथ साथ में आप कह सकते हो कि वहां पे जो डिवाइसेस होती हैं, मशीनरी जो सिस्टम होता है, उसकी वजह से वहां पे आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है।
जिसमें साउंड क्रिएशन होती है, नॉइज पोल्यूशन जिसको आप कह सकते हो। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडोर नॉइज पोल्यूशन, मतलब इनमें से इंडोर नॉइज पोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन है? एयरक्राफ्ट बाहर की तरफ होता है, कंस्ट्रक्शन ड्रिलिंग बाहर की तरफ होती है, ट्रैफिक सायरन बाहर की तरफ, वैक्यूम क्लीनर्स को आप कह सकते हो कि ये बेसिकली इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आपकी, जो कि इंडोर के रेस्पेक्ट में आंसर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ नॉइज इज प्रोड्यूस बाय जेट इंजन ड्यूरिंग द टेक ऑफ, मतलब जो जेट इंजन है ड्यूरिंग द टेक ऑफ उसके द्वारा किस तरह की नॉइज को प्रोड्यूस किया जाता है? तो वहां पे इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज क्या होती है, बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है, तो ऐसे में करेक्ट ऑप्शन हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ देख पा रहे हो ये मोस्टली किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो बार बार हम इनको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि जब भी आप इसको देखें तो ये आपको क्लियर कट हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम आउट किए जाते हैं एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में, उनके बारे में हम जान रहे हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 11th क्वेश्चंस की तरफ। 11th क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है कि prolonged exposure to a noise level can cause hypertension which of the following is, मतलब ये जो हाइपरटेंशन है वो टर्म किससे जुड़ा हुआ है? ब्लड प्रेशर। हाइपर विच इज रिलेटेड विद द ब्लड, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th क्वेश्चन। टिनेटिस इज ए कंडीशन ऑफन कॉज्ड बाय द नॉइज पोल्यूशन, ये जो टिनेटिस टर्म है किसके रिगार्डिंग की गई है? रिंगिंग एंड बजिंग इन द ईयर, बहुत बार आपने सुना है कि कानों में मेरे तो कान बाज रहा है, मतलब कानों में एक लगातार धू एक साउंड मधुमक्खी के जैसी आपको वहां पे सुनाई देना, उसको कहा गया रिंगिंग एंड द बजिंग इन द ईयर्स। नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ। ए टेम्परेरी डिक्रीज इन द हियरिंग एबिलिटी आफ्टर अटेंडिंग ए लाउड कंसर्ट इज कॉल्ड एज, टेम्परेरी है तो सिंपल सी बात क्या होगी, टेम्परेरी थ्रेशोल्ड होगा वो, ना कि परमानेंट थ्रेशोल्ड होगा। क्लियर है? 13 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स द वाइल्ड लाइफ बाय, मतलब वाइल्ड लाइफ जो है उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है? तो वहां पे हम कह सकते हैं इंटरफेयरिंग विद द मैटिंग कॉल्स एंड नेविगेशंस, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में नॉइज पोल्यूशन की वजह से वो इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारी 15 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ऑडिटरी इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन? नॉन ऑडिटरी का मतलब ये कहना चाहता है जो कान से रिलेटेड नहीं है, मतलब हियरिंग से रिलेटेड नहीं है। ऑडिटरी का मतलब होता है ऑडिटरी रिसेप्टर्स हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक सेंस ऑर्गन कौन है? ईयर भी है। तो स्लीप डिस्टरबेंस और इरिटेबिलिटी इसका पार्ट नहीं है, नॉन ऑडिटरी से रिलेटेड। इन इंडिया विच बॉडी सेट्स द परमिसिबल नॉइज लेवल लिमिट्स फॉर द डिफरेंट एरियाज, मतलब भारत के अंदर कौन सा ऐसा बोर्ड है जो पोल्यूशन की रिगार्डिंग जो डेटा है उसको कलेक्ट आउट करता है? तो आप कह सकते हो सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसकी मेन ऑफिस कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। वो सभी डेटा को क्या करता है? डिसाइड करता है कि कितनी परमिसेबल लिमिट होनी चाहिए, कितना किस तरीके से फंक्शनिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। व्हाट इज द परमिसेबल नॉइज लिमिट फॉर ए साइलेंस जोन ड्यूरिंग द डे? एक चीज का आप खासकर ध्यान रखें, जैसे डे और नाइट, यहाँ पे जो नॉइज डेटा सीपीसीबी के द्वारा जारी किया गया है वो डिफरेंट डिफरेंट है, डे के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है, नाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें साइलेंस जोन की बात की गई है, साइलेंस जोन, और वो भी कब? ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि साइलेंस जोन के रिगार्डिंग कितना होना चाहिए? 50 dB होना चाहिए। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वन, द परमिसिबल नॉइज लेवल फॉर इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग द डे टाइम। अब इंडस्ट्रियल एरिया में भी ड्यूरिंग द डे टाइम के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, तो कितना परमिसिबल है? 75 dB तक ही परमिसिबल है। नेक्स्ट वन आते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नाइट टाइम? अभी हम बात कर रहे थे डे के टाइम की, तो ये क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम आउट हो गया है नाइट के रिस्पेक्ट में, और वो भी कहाँ के रेस्पेक्ट में? रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया में क्या होता है कि नॉइज जो लेवल है वो कितना हो, मिनिमम देखने को हमें कितना मिले? एक परमिटेबल, परमिसिबल का मतलब बेसिकली एक क्राइटेरिया बनाया गवर्नमेंट के द्वारा कि इसको सीबीसीबी जो बोर्ड है उसके द्वारा आंसर क्या हो जाएगा? 45 डी। अंडर विच एक्ट वर द नॉइज पोल्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस 2000 फॉर्म, मतलब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है किस लॉ के अंडर किए गए? तो आप ध्यान रखें इसको खासकर
कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इन सभी लॉज को क्या किया गया, नॉइज पोल्यूशन की रखा गया है। साथ साथ में जो चेंजेस होते हैं, वो ज्यादातर जो मेजर चेंजेस होते हैं वो सीबीसीबी की साइट पे हमें देखने को मिलते रहते हैं। वो अपडेट जो भी करते हैं सिस्टम से रिलेटेड किस तरह के चेंजेस होंगे उनके बारे में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू कंट्रोल नॉइज एट द सोर्स। सोर्स पे अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहां पे मशीनरी जो है, लुब्रिकेटिंग मशीनरी लगानी होगी, जिसकी वजह से उनको लुब्रिकेशन मिलता रहे और उनकी फंक्शनिंग क्या हो, स्मूथ हो, और साथ साथ में साउंड क्रिएशन वो मिनिमाइज करें। ग्रीन मफलर इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डैश टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। ग्रीन मफलर बेसिकली काम में कहाँ लिया जाता है, रोज ऑफ ट्रीज एंड स्hrubs। मतलब ग्रीन जो शब्द है उसको आप सिंपल से टारगेट करो, किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि एक लगातार पेड़ों को एक लाइन में लगाना, ताकि जिससे नॉइज पोल्यूशन भी कम हो, साथ साथ में एयर पोल्यूशन में भी वहां पे रोल ट्रीज के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा निभाया जाता है। नेक्स्ट वन आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच मटेरियल इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो। किसी भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, एकोस्टिक फॉर्म और कारपेट्स। जो भी लोग स्टूडियो बना के रखते हैं उन सभी बहुत अच्छे से इसको जानते हैं, या आप जो एग्जाम से रिलेटेड या फिर कहीं भी यूट्यूब पे सर्च आउट करते हो स्टूडियो की फोटो आती है तो उसमें एकोस्टिक जो फॉर्म होते हैं उनको देखते हो आप। Personal protective equipment (PPE) used to shield the ears from the noise includes। मतलब साथ साथ में जो पीपी किट है वो साउंड से आपको प्रोटेक्शन करता है, साथ साथ में ईयर मफ एंड ईयर प्लग्स की तरह भी वो क्या करता है, बिहेव करता है। तो 24 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25th क्वेश्चन है, ए 10 dB increase in the sound level represents a increase in the sound intensity। मतलब 10 dB अगर आपने साउंड इंक्रीज किया है तो उसकी वजह से इंटेंसिटी जो होगी साउंड की वो कितनी इंक्रीज होगी, वो भी 10 टाइम्स होगी। तो ऐसे में आप इसको बहुत सीरियसली ध्यान दें, ये बहुत बार रिपीट होता है कि 10 dB अगर साउंड इंक्रीज हुआ है तो जो इंटेंसिटी होगी वो भी 10 फोल्ड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। 26 में है, सोनिक बूम इज एसोसिएटेड विद। सोनिक जो बूम शब्द है वो किससे रिलेटेड है, वो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। आइए 27 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड का मतलब साउंड से रिलेटेड जो रेज आती हैं उनकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, तो बिलो 20 हर्ट्ज वो होनी चाहिए। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा 27 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की तरफ चलते हैं। हाई नॉइज कैन लीड टू द सिक्रेशन ऑफ विच हार्मोन। बहुत बार हम सभी जानते हैं, 8th 9th से हम पढ़ते हैं स्ट्रेस हार्मोन के नाम से एड्रेनलिन जो है, जो कि सीक्रेट किया जाता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। और एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो इससे इसको आप ध्यान रखें। आइए बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइलेंस जोन आर टिपिकली डिफाइंड एज एरियाज विद इन द मीटर्स ऑफ हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कोर्ट्स। मतलब साइलेंस जोन कितना डिफाइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप ध्यान रखें 100 मीटर। 100 मीटर जो क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी फॉर नॉइज कंट्रोल। मतलब नॉइज कंट्रोल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा नहीं है। अर्बन जोनिंग सही है, यूजिंग साइलेंसर इन डेंजर सही है, बिल्डिंग नॉइज बैरियर सही है, लेकिन स्पीड से रिलेटेड व्हीकल्स के कोई भी नॉइज से ऐसा कोई पैरामीटर नहीं रोल निभा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल